guys, welcome to yet another amazing video of Helm series from one and only your DevOps Guru channel. आज हम बात करेंगे Bit Blocks and Helm template. टॉपिक पूरा प्रैक्टिकल है, इसलिए थ्योरी को छोड़कर चलते हैं VS कोड के अंदर इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए। आज फिर से हमारे पास में एक वेब ऐप नाम से चार्ट है, जिसके टेम्पलेट्स में हमारे पास में सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट फाइल है। इस डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर हम एक वेब ऐप डिप्लॉयमेंट नेम से एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा रेप्लिका काउंट 1 है और उसके कंटेनर इमेज के अंदर हम nginx की 1.19 इमेज को यूज कर रहे हैं। कंटेनर सेक्शन के अंदर हमने दो पोर्ट्स को भी ओपन किया है, 80 और 8080। तो ये हमारी डिप्लॉयमेंट की फाइल है, बट यहाँ पर सारी वैल्यूज अभी हार्ड कोडेड है। सबसे पहले इनको डायनेमिकली पास करने के लिए values.yml फाइल के अंदर इनके लिए वेरिएबल्स सेट कर लेते हैं। और जैसा कि हम सारी चीजें डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड पास करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम एक फील्ड बना लेते हैं डिप्लॉयमेंट की, जिसके अंदर हम सारी डिप्लॉयमेंट रिलेटेड फील्ड्स को पास कर सके। तो सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड करेंगे नेम, ताकि हम डिप्लॉयमेंट नेम को सेट कर सकें, जिसके अंदर हम पास कर देते हैं वेब ऐप डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट हम पास करेंगे रेप्लिका, जिसके अंदर हम हमारा रेप्लिका काउंट दे देंगे। और अब बारी आती है इमेज को पास करने की। इमेज में हमारे पास में दो चीजें हैं, एक इमेज है और एक उस इमेज का टैग है। इमेज नेम और टैग को डायनेमिकली जब हम चाहें जब बदल सके, उसके लिए हम यहाँ पर एक और फील्ड बना लेते हैं इमेज की, और उसके अंदर हम बना लेते हैं रेपोजिटरी, जिसको सेट कर देते हैं nginx। दूसरा हम बना लेते हैं टैग, जिसके अंदर हम पास कर देंगे 1.19। कंटेनर्स के सेक्शन में हम पोर्ट्स को भी पास कर रहे हैं, जहां पर हमने दो पोर्ट नंबर पास कर रहे हैं, पोर्ट नंबर 80 और पोर्ट नंबर 8080। पोर्ट नंबर्स को भी हम डायनेमिकली एडिट कर सके, उसके लिए हम एक और फील्ड इस डिप्लॉयमेंट के अंदर बना लेते हैं पोर्ट्स नाम से, जिसके अंदर हम पास कर देंगे पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2, और एक की वैल्यू सेट कर देंगे 80 और दूसरे की 8080। तो इस तरह से हमने जो भी वैल्यूज हमारी डिप्लॉयमेंट फाइल के अंदर हार्ड कोडेड थी, उनको डायनेमिकली वैल्यूज प्रोवाइड करने के लिए वैल्यूज फाइल में लिख दिया है। जिस तरह से अभी हमने सारी वैल्यूज सेट करी है वैल्यूज फाइल में, डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने नेम और रेप्लिका को डायरेक्ट दिया है, इमेज की वैल्यू को हमने रेपोजिटरी और टैग के अंदर दिया है, एंड पोर्ट्स वाले सेक्शन में हमने पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 बनाया है। तो ये सारी चीजें इस तरह से रखना कोई मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें जिस तरह से इनको रख सकते हैं। बट जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं, तो हमें चीजों को काफी सिस्टमेटिक ढंग से रखना चाहिए, ताकि कोई भी अगर इस कोड को पढ़े या वैल्यूज फाइल को पढ़े, तो उसे सारी चीजें समझ आए कि कौन सी वैल्यू किसके अंदर जाने वाली है। तो उसी को सोच के हमने हमारी वैल्यूज फाइल को कुछ इस तरह से बनाया है, हमारी सारी फील्ड्स को इस तरह से सेट किया है। तो हमारी वैल्यूज फाइल के अंदर हमने वैल्यूज सेट कर दी है। अब बारी आती है डिप्लॉयमेंट फाइल को टेम्पलेटाइज करने की, ताकि हम इन्हीं वैल्यूज को डायनेमिकली डिप्लॉयमेंट फाइल में ले सकें। तो सबसे पहले हम डिप्लॉयमेंट नेम की जगह पर लिख लेते हैं डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर .values.deployment.name। सेम यही हम लेबल्स के अंदर भी पास कर लेते हैं। यहाँ पर कंटेनर सेक्शन के अंदर इमेज को लेने के लिए हम लिखेंगे डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर .values.deployment.image.repository कोलन डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर .values.deployment.image.tag। तो इस तरह से हमारी कंटेनर की इमेज आ जाएगी। और अब हम पोर्ट्स वाले सेक्शन में लिख देंगे डबल कर्ली ब्रैकेट .values.deployment.ports.port1 एंड नीचे सेम हम रिपीट कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे पोर्ट 1 की जगह पर पोर्ट 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि अब तक हम हेल्म की बहुत सारी वीडियोस को हमारी प्लेलिस्ट में बना चुके हैं, और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किसी भी फाइल में वैल्यूज फाइल से वैल्यूज को कैसे पिक किया जाता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और
अगर अभी हम इस फाइल को रन करेंगे तो हमारी सारी वैल्यू सही से पिक होकर आ जाएगी, जैसा हम इससे एक्सपेक्ट करते हैं ये बिल्कुल वैसा ही वर्क करेगा। बट यहाँ पर एक दिक्कत है। इस फाइल में अगर आप देखें कि डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट इतनी बार रिपीट हुआ है, हमें इसे बार बार लिखना पड़ा है हमारी वैल्यूज को लेने के लिए। अभी तो हमारी फाइल काफी छोटी है और हम एक ही डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं इस चार्ट में, बट जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हमारे पास में मल्टीपल फाइल्स होती है। तो ऐसे केस में अगर हम सेम ही लाइंस को रिपीट करते हैं तो कोड को पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी लाइंस को जो बार बार रिपीट हो रही होती है फाइल में, उनको हम सिर्फ एक बार लिखकर या फिर एक बार डिफाइन करके उन्हें बार बार यूज कर सकते हैं विथ ब्लॉक्स का यूज करके हेल्म टेम्पलेट या हमारी YML फाइल्स के अंदर। तो यहाँ पर डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट हमें पूरी ही फाइल के अंदर कॉमन नजर आ रहा है, तो हम इस पूरी डिप्लॉयमेंट फाइल को एक विथ ब्लॉक में ले लेंगे। विथ ब्लॉक को डिफाइन करते हैं डबल कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और जो भी फील्ड बार बार रिपीट हो रही है उसको हम यहाँ पर इसके आगे लिख देते हैं, और यहाँ पर हमारे केस में आ जाएगा विथ और उसके आगे डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट। और जैसा कि हमने एक विथ ब्लॉक ओपन किया है तो लास्ट में एक एंड ब्लॉक भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जब ये टेम्पलेट फाइल रेंडर होती है तो जो भी हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट या विथ स्टेटमेंट, ये सब एग्जीक्यूट हो जाते हैं और एंड में हटकर इनकी जगह पर वाइट स्पेसेस आ जाते हैं हमारी YML फाइल्स के अंदर। तो उन वाइट स्पेसेस को हटाने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट के बाद में एक हाइफन लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने एक विथ स्टेटमेंट सेट कर दिया है जिसमें हम डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट हमारे इस फाइल के लिए स्कोप सेट कर रहे हैं, तो जहां जहां पर भी आपको डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट दिख रहा है आप उनको वहां से हटा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारी इस फाइल का स्कोप डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट हो चुका है। तो नीचे हमने जितनी भी वैल्यूज डायनेमिकली पिक करी है उनके आगे हेल्प ऑटोमेटिकली डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट को कंसिडर कर लेगा। तो यहाँ सभी जगह से हम डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट हटा सकते हैं। अब हो सकता है ये चीज काफी लोगों को समझ नहीं आई होगी, हमने ऐसा क्यों किया है और ये ऑटोमेटिकली कैसे डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट को यूज करेगा। तो अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो कि हम किसी भी वैल्यू को डायनेमिकली जब पिक करते हैं तब वहां पर डॉट और उसके बाद वैल्यूज लिखते हैं, क्योंकि हम उसकी वैल्यू को वैल्यूज फाइल से पिक करना चाहते हैं। जो हम स्टार्टिंग में डॉट लिख रहे होते हैं वो एक्चुअली हमारा रूट लेवल स्कोप होता है। इसलिए सारी चीजों को पिक करने से पहले हम डॉट लिखते हैं, फिर उसके आगे वैल्यूज फाइल में जिस भी तरह से हमने वेरिएबल्स को स्पेसिफाई किया है उस तरह से हम उनको यूज करते हैं। जैसे इस केस में अगर हम इसको फ्लो चार्ट के थ्रू देखें तो रूट लेवल के बाद में है हमारा डिप्लॉयमेंट, और उसके अंदर हम 4 ब्रांचेस बना सकते हैं इन वैल्यूज की हायरार्की को देखने के लिए, जिसमें हमारा फर्स्ट नेम हो जाएगा क्योंकि ये डिप्लॉयमेंट के अंदर है, और इसको अगर हम यूज करते तो डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट डॉट नेम से करते हैं। तो इसलिए हमारा पहले आ जाएगा यहाँ पर नेम डिप्लॉयमेंट के अंदर, सेकंड हो जाएगा रेप्लिका, थर्ड इमेज एंड फोर्थ पोर्ट्स। इमेज के अंदर वापस से 2 ब्रांचेस बन जाएगी, एक रेपोजिटरी एंड सेकंड टैग के लिए। पोर्ट्स में भी हम सेम 2 ब्रांचेस बना सकते हैं, एक पोर्ट 1 एंड सेकंड पोर्ट 2 की। तो ये पूरी हायरार्की है हमारी वैल्यूज फाइल को देखते हुए, और यहाँ पर हमें रूट लेवल से एक एक पाथ पूरा क्लियरली नजर आ रहा है कि किसी भी वैल्यू को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इसको रूट पर सेट होता है। और जैसा कि हम डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम इस फाइल के लिए स्कोप को रूट से हटा के डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट सेट कर रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली आने वाली जितनी भी आप चीजें यहाँ पर पिक कर रहे हैं
उनके आगे डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट हेल्म ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा। कंटेनर सेक्शन के अंदर अगर आप इमेज फील्ड को देखें तो डॉट इमेज भी यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ इस इमेज वाले सेक्शन के लिए हम एक और विथ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं इस इमेज फील्ड के लिए, और इसके लिए हम स्कोप सेट कर देंगे डॉट इमेज। इसका मतलब हुआ कि हेल्म डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट डॉट इमेज को ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लेगा इस इमेज फील्ड के लिए, और ऐसे में हम डॉट इमेज को यहाँ से अब हटा सकते हैं। एंड स्टेटमेंट को ऐड करना बिल्कुल भी ना भूले इस इमेज के बाद में। सिमिलरली नीचे पोर्ट्स वाले सेक्शन के लिए हम एक और विथ स्टेटमेंट बना सकते हैं ताकि हम डॉट पोर्ट्स को रिपीट ना करें। तो पोर्ट्स वाले के ऊपर एक विथ स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं और वहां पर आप लिख सकते हैं डॉट पोर्ट्स, और ये लिखकर आप कंटेनर्स के पोर्ट में से डॉट पोर्ट्स को हटा सकते हैं, और लास्ट में हम वापस से विथ स्टेटमेंट को यहाँ पर एंड कर देंगे। तो फाइनल हमारी ये फाइल इस तरह से बनकर आई है जहाँ पर हमने बहुत सारी रिपीटेटिव लाइंस को हटा दिया है विथ स्टेटमेंट से स्कोप को चेंज कर। अब अगर आप फाइल को सेव करके हेल्म इंस्टॉल कमांड चलाएं तो जो फाइल हमारी जनरेट होकर आएगी उसे आप देखेंगे तो वहां पर हमारी सारी वैल्यू सही जगह पर सही तरीके से लगकर आ चुकी है, यानी कि हमारा विथ स्टेटमेंट सही से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करते हैं। कंटेनर्स के अंदर जो नेम है जिसकी वैल्यू हमने वेब ऐप डिप्लॉयमेंट हार्ड कोड की हुई है, उसके लिए हम वैल्यूज फाइल में डिप्लॉयमेंट के बाहर एक और फील्ड बनाते हैं कंटेनर की, और उसमें इस कंटेनर को नेम प्रोवाइड करते हैं। और अब अगर हम इस वैल्यू को हमारे नेम फील्ड में लेना चाहें तो उसके लिए हम लिखेंगे डॉट वैल्यूज डॉट कंटेनर डॉट नेम। बट अगर आप इस बार फाइल को रन करेंगे तो आपको एरर आएगी नुल पॉइंटर इवैल्यूएटिंग इंटरफेस की, यानी कि हेल्म डॉट वैल्यूज डॉट कंटेनर डॉट नेम की वैल्यू को पिक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस फाइल के लिए स्कोप रूट से हटा के डॉट वैल्यूज डॉट डिप्लॉयमेंट सेट कर रखा है। तो वो डिप्लॉयमेंट के बाहर जितनी भी वैल्यूज है उनको वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे केस में अगर आप वापस से रूट लेवल्स को यूटिलाइज करना चाहते हैं और साथ साथ ही आपको विथ स्टेटमेंट भी वैसा ही रहना देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप डॉट वैल्यूज के आगे डॉलर का यूज कर सकते हैं। डॉलर से हेल्म समझ जाएगा कि इस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए वो रूट से स्टार्ट करे ढूंढना, फिर उसे रूट के अंदर कंटेनर वाली फील्ड मिल जाएगी जिसमें उसे नेम वाली फील्ड भी मिल जाएगी। तो अब अगर आप इस फाइल को सेव करके रन करेंगे तो हेल्म कंटेनर नेम वाली फील्ड को एक्सेस कर पाएगा, और इस बार हमें कोई एरर नहीं आएगी और हमारी YML फाइल हमें सही से जनरेट होकर नजर आएगी। तो इस तरह से आप विथ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं और कहीं पर भी उसका स्कोप रूट से हटाकर चेंज कर सकते हैं, और जितना हो सके आप रिपीटेटिव लाइन से बच सकते हैं। रूट लेवल को वापस से एक्सेस करने के लिए आप डॉलर साइन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हमने विथ स्टेटमेंट को डिफाइन करके अपने कोड को डुप्लीकेट लाइन से बचाया। हो सकता है आपको सिर्फ डिप्लॉयमेंट फाइल में इसका इतना यूज केस समझ नहीं आया हो, बट अगर आप रियल वर्ल्ड में जब हेल्म चार्ट्स को यूज करेंगे तो विथ स्टेटमेंट्स आपको कई बार वहां पर देखने को मिलेंगे, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट हमें पता होना जरूरी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक विथ स्टेटमेंट इन हेल्म चार्ट। कहीं भी कभी भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो का टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप वापस से देखें, बट कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ हमारी हेल्म चार्ट की सीरीज को शेयर करें। मिलते हैं और भी अच्छे हेल्म के कॉन्सेप्ट के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।